अगर आप अदबी दुनिया के कामों को पसंद करते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई अकाउंट डिटेल्स के ज़रिए कर सकते हैं। शुक्रिया। मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी। बीनी माधव सिंह मौजा गौरीपुर के ज़मींदार और नंबरदार थे। उनके बुज़ुर्ग किसी ज़माने में बड़े साहिब सरवत थे। पुख्ता तालाब और मंदिर उन्हीं की यादगार थी। कहते हैं इस दरवाज़े पर पहले हाथी झूलता था। इस हाथी की मौजूदा नेमुल बदल एक बूढ़ी भैंस थी जिसके बदन पर गोश्त तो न था मगर शायद दूध बहुत देती थी, क्योंकि हर वक्त एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सर पर सवार रहता था। बीनी माधव सिंह ने निस्फ से जायद जायदाद वकीलों को नज़र की और अब उनकी सालाना आमदनी 1000 से जायद न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने एक मुद्दत दराज की जांकाही के बाद बीए की डिग्री हासिल की थी और अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ चेहरा, चौड़ा सीना, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध नाश्ता कर जाता था। श्रीकंठ उसके बिल्कुल ज़िद थे। इन ज़ाहिरी खूबियों को उन्होंने 2 अंग्रेज़ी हरूफ बीए पर कुर्बान कर दिया था। इन्हीं 2 हरफों ने उनके सीने की कुशादगी, कद की बुलंदी, चेहरे की चमक सब हज़म कर ली थी। ये हज़रत अब अपना वक्त फ़ुर्सत तिब के मुताले में सर्फ करते थे। आयुर्वेदिक दवाइयों पर ज़्यादा अक़ीदा था। शाम सवेरे उनके कमरे से अक्सर खरल की खुशगवार पैहम सदाएँ सुनाई दिया करती थीं। लाहौर और कलकत्ता के वैदों से बहुत ख़तो किताबत रहती थी। श्रीकंठ बावजूद इस अंग्रेज़ी डिग्री के अंग्रेज़ी मुआशरत के बहुत मद्दाह न थे। इसके बरक्स वो अक्सर बड़े शद्दोमत से उसकी मजम्मत किया करते थे। इसी वजह से गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। दशहरे के दिनों में वो बड़े जोश से रामलीला में शरीक होते और ख़ुद कोई ना कोई रूप रोज़ धरते। उन्हीं की ज़ात से गौरीपुर में रामलीला का वजूद हुआ। पुराने रस्म व रिवाज का उनसे ज़्यादा पुरजोश वकील मुश्किल से कोई होगा। खुसूसन मुश्तरका ख़ानदान के वो ज़बरदस्त हामी थे। आजकल बहुओं को अपने कुंबे के साथ मिलजुल कर रहने में जो वहशत होती है उसे वो मुल्क और कौम के लिए फाले बद ख्याल करते थे। यही वजह थी कि गाँव की बहुएं उन्हें कबूलियत की निगाह से न देखती थीं। बाज़ शरीफजादियाँ तो उन्हें अपना दुश्मन समझतीं। खुद उन्हीं की बीवी उनसे इस मसले पर अक्सर ज़ोर शोर से बहस करती थी, मगर इस वजह से नहीं कि उसे अपने सास ससुरे देवर जेठ से नफ़रत थी, बल्कि उसका ख्याल था कि अगर गम खाने और तरह देने पर भी कुंबे के साथ निभा ना हो सके तो आए दिन की तकरार से ज़िंदगी तल्ख करने के एवज़ यही बेहतर है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े ऊंचे ख़ानदान की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकादार थे। आलीशान महल, 1 हाथी, 3 घोड़े, 5 वर्दी पोश सिपाही, फिटन, बहेलियाँ, शिकारी कुत्ते, बाज, बहरी, शिकरे, जुर्रे, फर्श फरोश, शीशा आलात, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और कर्ज जो एक मुअज़्ज़ज़ ताल्लुकादार के लवाज़िमात हैं, वो उन सब से बहरावर थे। भूप सिंह नाम था। फराख दिल, हौसलामंद आदमी था, मगर किस्मत की खूबी लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां ही लड़कियां हुईं और 7 जिंदा रहीं। अपने बराबर या ज़्यादा ऊंचे ख़ानदान में उनकी शादी करना अपनी रियासत को मिट्टी में मिलाना था। पहले जोश में तो उन्होंने 3 शादियां दिल खोल कर की, मगर जब 15-20 हज़ार के मकरूज़ हो गए तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी, मगर अपनी सब बहनों से ज़्यादा हसीन और नेक। इसी वजह से ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। हसीन बच्चे को शायद उसके माँ बाप भी ज़्यादा प्यार करते हैं। ठाकुर साहब बड़े पसोपेश में थे कि उसकी शादी कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि कर्ज का बोझ बढ़े और न यही मंजूर था कि उसे अपने तईं बदकिस्मत समझने का मौका मिले। एक रोज़ श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे के लिए रुपया मांगने के लिए आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके तौर व तरीक़ देख कर रीझ गए। खींच तान कर जायचे मिलाए गए और शादी धूमधाम से हो गई। आनंदी देवी अपने नए घर में आईं तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिन दिलचस्पियों और तफरीहों की वो बचपन से आदी हो रही थी उनका यहाँ वजूद भी न था। हाथी घोड़ों का तो क्या जिक्र, कोई खूबसूरत सजी हुई बहली भी न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी। उसे संदूक से निकलना नसीब न हुआ। गरीब शाम सवेरे अपने बागीचे में सैर करने की आदी थी, मगर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियाँ तक न थीं, न ज़मीन पर फर्श, न दीवारों पर तस्वीरें। ये एक सीधा साधा
दहकानी मकान था, मगर आनंदी ने थोड़े ही दिनों में इन तब्दीलियों से अपने तईं इस कदर मानूस बना लिया, गोया उसने तकल्लुफात कभी देखे ही नहीं। एक रोज़ दोपहर के वक्त लाल बिहारी सिंह 2 मुर्गाबियाँ लिए हुए आए और भावत से कहा, जल्दी से गोश्त पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी खाना पकाकर उनकी मुंतज़िर बैठी थी। गोश्त पकाने बैठी, मगर हांडी में देखा तो घी पाव भर से ज़्यादा न था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत शायरी का सबक अभी अच्छी तरह न पड़ी थी, उसने सब घी गोश्त में डाल दिया। लाल बिहारी सिंह खाने बैठे तो दाल में घी न था। बोले, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब गोश्त में पड़ गया। लाल बिहारी ने कहा, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उड़ गया? आनंदी ने कहा, आज तो कुल पाव भर था, वो मैंने गोश्त में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह भूख से बावला इंसान जरा जरा सी बात पर तुनक जाता है। लाल बिहारी सिंह को भावच की ये जबान दराजी बहुत बुरी मालूम हुई। तीखा होकर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। औरत गालियां सहती है, मार सहती है, मगर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो लाख का, वहाँ इतना घी रोज नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है तालू से जबान खींच ले। आनंदी को भी गुस्सा आया, चेहरा सुर्ख हो गया। बोली, वो होते तो आज इसका मज़ा चखा देते। अब नौजवान उजट ठाकुर से जब्त न हो सका। उसकी बीवी एक मामूली जमींदार की बेटी थी, जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊं उठा, आनंदी की तरफ जोर से फेंका और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊं रोका, सर बच गया, मगर उंगली में सख्त चोट आई। गुस्से के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की तरह कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। औरत का जोर और हौसला, गुरूर और इज्जत शौहर की ज़ात है। उसे शौहर ही की ताकत और हिम्मत का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह हर शुंबे को मकान आया करते थे। जुमेरात का ये वाक़या था। 2 दिन तक आनंदी ने न कुछ खाया न पिया, उनकी राह देखती रही। आखिर शुंबे को हस्बे मामूल शाम के वक्त वो आए और बाहर बैठकर कुछ मुल्की और माली खबरें, कुछ नए मुकदमात की तजवीज़ें और फैसले बयान करने लगे और सिलसिला तकरीर 10 बजे रात तक जारी रहा। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बेइंतहा इस्तिराब के आलम में काटे। बारे खाने का वक्त आया, पंचायत उठी। जब तखलिया हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप ज़रा घर में समझा दीजिएगा कि ज़बान संभाल कर बातचीत किया करें, वरना नाहक एक दिन खून हो जाएगा। बीनी माधव सिंह ने शहादत दी, बहू बेटियों की यह आदत अच्छी नहीं कि मर्दों के मुंह लगें। लाल बिहारी ने कहा, वो बड़े घर की बेटी हैं तो हम लोग भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने कहा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वो भरी बैठी थी और ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है? श्रीकंठ बोले, हाँ बहुत अच्छा है। यह आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है? आनंदी के तेवरों पर बल पड़ गए और झुंझलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ ने कहा, इस कदर तेज क्यों होती हो? कुछ बात तो कहो। आनंदी ने कहा, क्या कहूँ, किस्मत की खूबी है, वरना एक गंवार लौंडा जैसे चपरासीगिरी करने की भी तमीज़ नहीं, मुझे खड़ाओं से मारकर यूं अकड़ता ना फिरता, बोटियां नुचवा लेती। उस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है। श्रीकंठ ने कहा, आखिर कुछ कैफियत तो बयान करो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आनंदी ने कहा, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे गोश्त पकाने को कहा। घी पाव भर से कुछ ज़्यादा था, मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। बोली कि वहाँ इतना घी नाई का हार खा जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। बस इतनी सी बात पर उस जालिम ने मुझ पर खड़ाऊं फेंक मारा। अगर मैं हाथ से ना रोक लूं तो सर फट जाए। उससे पूछो कि मैंने जो कुछ कहा है वो सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहाँ तक नौबत पहुँच गई? ये लौंडा तो बड़ा शरीर निकला। आनंदी रोने लगी, जैसे औरतों का कायदा है, क्योंकि आंसू उनके पलकों पर रहता है। औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रोगन का काम करते हैं। श्रीकंठ के मिजाज में तहम्मुल बहुत था, उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही नहीं था, मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरा होते ही अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब मेरा निबाह इस घर में न होगा। और इसी मानी के दूसरे जुमले जबान से निकालने के लिए श्रीकंठ सिंह ने अपने कई हमजोलियों को 12 आड़े हाथों लिया था।
जब उनका कोई दोस्त उनसे ऐसी बातें कहता तो वो उसका मजाक उड़ाते और कहते तुम लोग बीवियों के गुलाम हो, उन्हें काबू में रखने के बजाय खुद उनके काबू में हो जाते हो। मगर हिंदू मुश्तरका ख़ानदान का ये पुरजोश वकील आज अपने बाप से कह रहा था, दादा अब मेरा निबाह इस घर में ना होगा। नासई की ज़बान उसी वक्त तक चलती है जब तक वो इश्क के करिश्मों से बेखबर रहता है। आजमाइश के बीच में आकर जब्त और हिल्म रुखसत हो जाते हैं। बीनी माधव सिंह घबरा कर उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ ने कहा, इसलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हठधर्मी का बर्ताव होता है। जिनको बड़ों का अदब होना चाहिए वो उनके सर चढ़ते हैं। मैं तो दूसरे का गुलाम ठहरा, घर पर रहता नहीं, और यहाँ मेरे पीछे औरतों पर खड़ाओं और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक मजायका नहीं, कोई एक के दो कह ले, यहाँ तक मैं जब्त कर सकता हूँ, मगर ये नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घूसे पड़ें और मैं दम न मारूं। बीनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ हमेशा उनका अदब करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर लाजवाब हो गया। सिर्फ इतना बोला, बेटा तुम अक्लमंद होकर ऐसी बातें करते हो। औरतें इसी तरह घर तबाह कर देती हैं, उनका मिजाज बहुत बढ़ाना अच्छी बात नहीं। श्रीकंठ ने कहा, इतना मैं जानता हूँ, आपकी दुआ से ऐसा अहमक नहीं हूँ। आप खुद जानते हैं कि इस गांव के कई खानदानों को मैंने अलहदगी की आफतों से बचा दिया है, मगर जिस औरत की इज्जत और आबरू का मैं ईश्वर के दरबार में जिम्मेदार हूँ, उस औरत के साथ ऐसा जालिमाना बर्ताव मैं नहीं सह सकता। आप यकीन मानिए मैं अपने ऊपर बहुत जब्र कर रहा हूँ कि लाल बिहारी की गोशुमाली नहीं करता। अब बीनी माधव सिंह भी गरमाए, यह कुफ्र ज्यादा ना सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो तुम उसके कान पकड़ो। मगर श्रीकंठ ने कहा, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बीनी माधव ने कहा, औरत के पीछे? श्रीकंठ ने कहा, जी नहीं, उसकी गुस्ताखी और बेरहमी के बाइस। दोनों आदमी कुछ देर तक खामोश रहे। ठाकुर साहब लड़के का गुस्सा धीमा करना चाहते थे, मगर ये तस्लीम करने के लिए तैयार न थे कि लाल बिहारी से कोई गुस्ताखी या बेरहमी वकू में आए। इसी असना में कई और आदमी हुक्का तंबाकू करने के लिए आ बैठे। कई औरतों ने जब सुना कि श्रीकंठ बीवी के पीछे बाप से आमादे जंग है तो उनका दिल बहुत खुश हुआ और तरफैन की शकररेज बातें सुनने के लिए उनकी रूहें तड़पने लगीं। कुछ ऐसे हासिद भी गांव में थे जो इस खानदान की सलामत रवि पर दिल ही दिल में जलते थे। श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसलिए वो खतावार है। उसने इतना इल्म हासिल किया, ये भी उसकी खता है। बीनी माधव सिंह बड़े बेटे को बहुत प्यार करते हैं, ये बुरी बात है। वो बिला उसकी सलाह के कोई काम नहीं करते, ये उनकी हिमाकत है। इन ख्यालात के आदमियों की आज उम्मीदें बर आईं। कोई हुक्का पीने के बहाने से, कोई लगान की रसीद दिखाने के हीले से आकर बैठ गए। बीनी माधव सिंह पुराना आदमी समझ गया कि आज ये हजरात दिल में फूले नहीं समाते। उसके दिल ने यह फैसला किया कि उन्हें खुश न होने दूंगा, ख्वाह अपने ऊपर कितना ही जबर हो। यकायक लहजाए तकरीर नरम करके बोले, बेटा मैं तुमसे बिल्कुल बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे वो करो। अब तो लड़के से खता हो गई। इलाहाबाद का नौजवान झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस घात को न समझा। अपने डिबेटिंग क्लब में उसने अपनी बात पर अड़ने की आदत सीखी थी, मगर अमली मुबाहिसे के दौरान पेच से वाकिफ न था। इस मैदान में वो बिल्कुल अनाड़ी निकला। बाप ने जिस मतलब से पहलू बदला था वहां तक उसकी निगाह ना पहुंची। बोला, मैं लाल बिहारी सिंह के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बाप ने कहा, बेटा तुम अक्लमंद हो और अक्लमंद आदमी गंवारों की बात पर ध्यान नहीं देता। वो बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ खता हुई उसे तुम बड़े होकर मुआफ़ कर दो। बेटे ने कहा, उसकी यह हरकत मैं हरगिज़ मुआफ़ नहीं कर सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही रहूँगा। आपको अगर उससे ज़्यादा मोहब्बत है तो मुझे रुख्सत कीजिए, मैं अपना बोझ आप उठा लूँगा। अगर मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो उनका बहुत अदब करता था। उसे कभी इतनी जुर्रत ना हुई थी कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए या हुक्का पी ले या पान खा ले। अपने बाप का भी इतना पासो लिहाज न करता था। श्रीकंठ को भी उससे दिली मोहब्बत थी। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक ना था। जब इलाहाबाद से आते तो ज़रूर उसके लिए कोई ना कोई तोहफा लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्हीं ने बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नाग पंचमी के दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने खुश होकर अखाड़े ही में जाकर उसे गले से लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी जिगरदोज बातें सुनकर लाल बिहारी सिंह को बड़ा मलाल हुआ। उसे ज़रा भी गुस्सा ना आया। वो फूट फूट कर रोने लगा।
इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने फेल पर आप नादिम था। भाई के आने से एक दिन पहले ही उसका दिल हरदम धड़कता था कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, मैं उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस उम्मीद के बरखिलाफ आज वो उन्हें अपनी सूरत से बेजार पाता था। वो जाहिल था, मगर उसका दिल कहता था कि भैया मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर श्रीकंठ उसे अकेले बुलाकर दो चार सख्त बातें, बल्कि दो चार तमाचे भी लगा देते तो शायद उसे इतना मलाल ना होता। मगर भाई का ये कहना कि अब मैं उसकी सूरत से नफरत रखता हूँ, लाल बिहारी से न सहा गया। वो रोता हुआ घर में आया, अपने कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसमें कोई ये ना समझे कि रोता था। तब आनंदी देवी के दरवाजे पर आकर बोला, भाभी, भैया ने यह फैसला किया है कि वो मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। वो अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अब जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ खता हुई उसे माफ़ करना। ये कहते कहते लाल बिहारी की आवाज़ भारी हो गई। जिस वक्त लाल बिहारी सिंह सर झुकाए आनंदी के दरवाजे पर खड़ा था, उसी वक्त श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो नफरत से आंखें फेर लीं और कतरा कर निकल गए, गोया उसके साये से भी परहेज है। आनंदी ने लाल बिहारी सिंह की शिकायत तो शौहर से की, मगर अब दिल में पछता रही थी। वो तबन नेक औरत थी और उसके ख्याल में भी ना था कि यह मामला इस कदर तूल खींचेगा। वो दिल ही दिल में अपने शौहर के ऊपर झुंझला रही थी कि ये इस कदर गर्म क्यों हो रहे हैं। ये खौफ कि कहीं ये मुझे इलाहाबाद चलने को ना कहने लगें तो कैसे क्या करूंगी, उसके चेहरे को जर्द किए हुए था। इसी हालत में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ खता हुई हो माफ़ करना, तो उसका रहा सहा गुस्सा भी पानी हो गया। वो रोने लगी। दिलों का मैल धोने के लिए आंसू से ज़्यादा कारगर कोई चीज़ नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ ने कहा, तो मैं क्या करूं? आनंदी ने कहा, अंदर बुला लो, मेरी ज़बान में आग लगे, मैंने कहाँ से ये झगड़ा उठाया? श्रीकंठ ने कहा, मैं नहीं बुलाने का। आनंदी ने कहा, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लान आ गई है, ऐसा न हो कहीं चल दें। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा सलाम कह दो, वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी सिंह इतना कहकर लौट पड़ा और तेजी से बाहरी दरवाजे की तरफ जाने लगा। यकायक आनंदी अपने घर से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे की तरफ ताका और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। आनंदी ने कहा, कहाँ जाते हो? जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। मैं ना जाने दूंगी। मैं तुम लोगों के साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। तुम्हें मेरी कसम, अब एक कदम भी आगे न बढ़ाना। जब तक मुझे ये ना मालूम हो जाएगा कि भैया का दिल मेरी तरफ से साफ हो गया या नहीं, तब तक मैं इस घर में हरगिज न रहूँगा। आनंदी ने कहा, मैं ईश्वर से कहती हूँ कि तुम्हारी तरफ से मेरे दिल में ज़रा भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का दिल भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया और दोनों भाई खूब फूट फूट रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा जो सज़ा आप देंगे वो मैं खुशी से कबूल करूंगा। श्रीकंठ ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो अब ऐसी बातों का कोई मौका ना आएगा। बीनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर खुश हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने ये वाकया सुना, इन अल्फाज में आनंदी की फैयाजी की दाद दी, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।